रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाजें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाजें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाजें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाजें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके उस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाजें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। उसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। दो कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी उसे उतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी उसके सामने हीच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उससे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर उसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे दो खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पर कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते दो जुगनुओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे, जैसे ये दो जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू एकदम गायब हो गए। जानकी ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप! जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता के एक कदम पीछे हटी। उसकी नजरें अब भी बदस्तूर उसी की तरफ थीं, मगर वहां सिवाय बेल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते हैं, ये रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले इसकी तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ख्याल ऐसे ही सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई। बेल से कुछ दूर हो खड़ी होकर उसने गहरी नजरों से सांप के निशाने को खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया है।
कुछ देर वहां खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को उस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। उस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नजर जानकी की नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शक व शुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने उस तरफ देखते हुए बमुश्किल पहुंचा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए थे, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई। कौन हो तुम? जानकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ लगी हुई थीं, जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। उसी लम्हे उस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सियाह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थीं। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी, जिस रात उसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीश है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिनों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीश ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं उसी के माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी, जिससे खुशबू निकलकर पूरे गाँव में फैल रही थी। शीश ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने आपको कई बार रात को उस बूटी के पास देखा है। मैं समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है, जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गईं। शायद आपने मुझे देख लिया था। उसके बाद आप कभी उस बूटी के पास नहीं गईं। मुझे अफ़सोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आ गया। शीश ने मुस्कुराकर कहा। तो पहली बार जानकी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है, जानकी को उससे कोई खतरा नहीं है। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीश ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें। मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शीश ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा, तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी। दूसरी मखलूक सही, मगर उसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊंगा। शीश ने जानकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी
उसी के बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीश उससे उसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी उससे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाजा खोला। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाजा बंद करके चायपाई पर आके लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतजार था। उसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो इस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है। इसलिए दोनों एक दूसरे को फकत अपना दोस्त और गमगसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उससे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई कि ये एक जिन ने किसी से मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीख ने उसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान है जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने उसे जो कुछ बताया, उससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं। वो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि जैसे वो कहता है वही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जुमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीश उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीश ने उसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने उससे रात को बेल के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीश नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये जान नहीं पाया था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज जानकी की ही है। उसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान हो गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात ये थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर ही नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई कि जानकी के माँ बाप ये दोनों जानते थे। 2-4 रातें गुजर गईं और अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही उससे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी तरह रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही जबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर के बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई।
عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی، جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارجن اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ جانکی کی ہی تھی۔ ارجن کو اس کی بات سے حیرت ہوئی کہ جانکی نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں اور کس کو کیا تھا۔ ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جانکی کی یک طرفہ آواز آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی، اور اس بار جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پر جیسے بجلی آ گری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے سنا تھا، اور جہاں تک ارجن نے سنا تھا اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ کر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا تھا۔ جانکی کلمہ پڑھ رہی ہے، ارجن نے سوچا، تو کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلے گی، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے نہیں نکلی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ مگر جانکی نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی دوسرے مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شیش آج اتنی دیر، اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے مسکرا کر سوچا، اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے، اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچی جانکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 بار اور کیے، اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھیٹ چڑھ گئی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پر آیا تھا۔ جانکی گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، اور اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی! شیش اپنی پوری قوت سے چلایا، اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت میں اس طرف آتے دیکھا۔
انہوں نے ہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے ہیں۔ جانکی کو اس کے گھر میں اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیش تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا۔ رات جیسے ہی گہری ہوتی، جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی، اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ خوشبو رانی یعنی جان کی قبر سے آتی ہے، اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔